फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर कौन सा हमारा, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू एंड दिस डिक्लाइन इज टेक्निकली रेफर टू एज, तो क्या हम उसे ऑब्सोलेसेंस कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेप्रिसिएशन। जो उसकी फिक्स एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उस क्वेश्चन के लिए आप बीच में ही माइक इनेबल करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू, अभी ये कॉजेज पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं हम उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सो ड्यू टू यूजेज ऑफ एसेट, पेसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, दैट इज ड्यू टू कंटिन्यूस यूज ऑफ एन एसेट, पेसेज ऑफ टाइम, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस, ये सारे इसके रीजन होते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन के। थर्ड आता है डेप्रिसिएशन बीइंग अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू इनकम, तो इसे चार्ज माना जाता है ना। ये क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि चाहे आपको प्रॉफिट, चार्ज का मीनिंग क्या होता है ये समझिए, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन आपको ये कंपलसरी करना ही होगा। चार्ज का मतलब हो जाता है कंपलसरी वाली चीज, ठीक है। और इसको डेबिट किया जाए, डेबिटेड टू इनकम, इनकम में से डेबिट किया जाता है, इनकम में से माइनस किया जाता है। द स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, राइट। अब बात यह है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और यू आर नॉट श्योर और पार्टली ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। जो डेप्रिसिएशन है इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक ही बात होती है, आपको ध्यान है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं और बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो चाहे मैं इनकम स्टेटमेंट वर्ड बोलूं या फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलूं, बात तो एक ही है। तो उसमें ये क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन पे सामने अवेलेबल हो रहा है। डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंस, तो इसके लिए सीधा सीधा आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो एक्सपेंसेस होते हैं आप ये समझिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अलग अलग तरह के होते हैं, कैटेगरीज रहती हैं सॉरी एक्सपेंसेस के लिए। एक्सपेंसेस सबसे पहले होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस। तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है ये कौन सा वाला हो जाता है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट, क्या टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले डेप्रिसिएशन को लेस किया जाता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे आपको, जितने भी चार्ज ओवर प्रॉफिट के आइटम होती है ना, यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम होती हैं वो सब टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही डिडक्ट की जाती हैं या फिर डेबिट की जाती हैं। तो ये भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो सीधा सीधा इसको हम टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही डिडक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द टर्म डैश इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ extraction of natural resources like mines, quarries, etc. that reduces the availability of the quantity of the material or assets. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमें, यहाँ पे बात किससे की गई है, यहाँ पे बात की गई नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम डिप्लीट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में से जब एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं तो उनसे रिलेटेड बात हो रही है, तो क्या हम उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे या डिप्लीशन ऑफ एसेट कहेंगे या अमोर्टाइजेशन कहेंगे या फिर नन ऑफ द अबव में इसको हम लेंगे। तो जब कभी भी नेचुरल रिसोर्स लाइक माइंस, क्वेरीज एटसेट्रा, इनमें से जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिप्लीशन। हालांकि बात वही है, लेकिन देखिए जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये जो फिक्स एसेट है इनके ऊपर जब फॉल इन द वैल्यू होता है तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनकी वैल्यूज में जब फॉल होता है तो हम उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इसी तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में जब फॉल होता है तो हम उसको बोलते हैं डिप्लीशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक अगर हो तो एक बार पूछिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यह पूछ रहा है, डैश इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI जो है वो डेप्रिसिएशन को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए पर्टिकुलरली एप्लीकेबल होता है, राइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट मीन्स, एक एसेट की एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ का क्या मीनिंग हो सकता है? द पीरियड ओवर विच अ depreciable asset is expected to be used by the enterprise, मतलब कितने पीरियड के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं वो, या फिर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स expected to be obtained from the use of the asset by the enterprise, या फिर इस पर्टिकुलर एसेट से आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। किसी एसेट की जो लाइफ है ना वो दो तरह से डिसाइड होती है। एक तो यही कि भी आप इसको कितने सालों तक यूज कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल आप इसको 10 ईयर्स के लिए यूज कर सकते हो, तो वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कवर हो जाता है। अब कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनका जो यूजफुल ये है यूजफुल लाइफ, वो कैसे डिसाइड होता है कि ये मशीनरी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, फोटोस्टेट मशीन। आप कभी किसी फोटोस्टेट मशीन दुकान पे जाएंगे तो वहां पे आप उनसे पूछिएगा, तो हर फोटोस्टेट मशीन का एक फिक्स होता है कि ये कितने कॉपीज, जो टोनर होता है ना जिसमें इंक भरी जाती है, जो जिससे प्रिंटिंग होती है, तो वो इंक भरी जाती है फोटोस्टेट मशीन में, तो एक टोनर कितनी कॉपीज प्रिंट कर पाएगा वो फिक्स होता है। चाहे आप उसको 10 साल में डेली एक एक निकालोगे या आप एक ही दिन में 10,000 प्रिंट निकाल दोगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो उसमें ऑप्शन नंबर 2 भी कवर हो जाता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार, डैश रिफर्स टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला था, अगर वो आपने ध्यान से सुना था, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देते समय मैंने जो बोला था, अगर आपने उसको ध्यान से सुना था तो आप इसका करेक्ट आंसर अपने माइंड में सोच पाएंगे। डैश रिफर्स टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजीज, गुडविल विच हैव यूटिलिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या हम उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे, डिप्लीशन कहेंगे, अमोर्टाइजेशन कहेंगे, या नन ऑफ द अबव में लेंगे? बताइए, जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। ये वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में अगर फॉल होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? सर सी अमोर्टाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। फिक्स एसेट्स के लिए वर्ड डेप्रिसिएशन आता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके लिए वर्ड डिप्लीशन आता है, ठीक है। और जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं उनके लिए वर्ड अमोर्टाइजेशन आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अमोर्टाइजेशन, राइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें, नहीं स्क्रॉल करना पड़ेगा, चलिए स्क्रॉल करते हैं आगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ओके द फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें से कौन कौन से डेप्रिसिएशन के फीचर्स हैं? सबसे पहला है इट इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेकेंडली इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू एफ्लिक्शन ऑफ टाइम, यूजेज और ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। दो तो ये पॉइंट जो है सही लग रहे हैं। आगे देख लेते हैं हम आगे इसमें और कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपको देता है इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन था आपका क्या, कि ये जो है आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन कम होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा था? ये दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि ये आपका जो आप यूज करते हैं एसेट को उसकी वजह से कम होता है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो इसका कौन सा
करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। डेप्रिसिएशन के फीचर्स हैं ये सारे के सारे। डेप्रिसिएशन वो कंटिन्यूइंग होता है, ऐसा नहीं कि वन टाइम डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन हमेशा क्या करता है, जो बुक वैल्यू होती है उसको के ऊपर कैलकुलेट किया, उसको वैल्यू को कम करता है एक्चुअली, और यूजेज ऑफ टाइम की वजह से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कॉज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला बोल रहा है वेयर एंड टेयर, यानी कि टूट फूट, जो नॉर्मल टूट फूट होती है ड्यू टू यूजेज एंड पैसेज ऑफ टाइम। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड यूज हो सकता है। ऑब्सोलेसेंस एंड एबनॉर्मल फैक्टर्स। तो इसमें आप देखिए कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज all the four can be the causes, all the four can be the causes of charging depreciation। कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डैश implies to an existing asset becoming out of date। ये वर्ड ध्यान कीजिए कि आउट ऑफ डेट के लिए क्या वर्ड यूज होना चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टाइप ऑफ एसेट। तो ये जो फोर ऑप्शन है, ऑब्सोलेसेंस, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि एक जो एसेट है वो आउटडेट हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई उसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, डेप्रिसिएशन नीड नॉट बी चार्ज्ड। अगर आप मेंटेनेंस का एडिक्वेट एक्सपेंडिचर करते रहते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना पड़ेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? कांट से और पार्शियली ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगना ही है। आप कितना भी मेंटेन करेंगे डेप्रिसिएशन तो लगना ही है। इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट देखिए, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्सोलेसेंस अराइजेस फ्रॉम फैक्टर्स लाइक। अब ऑब्सोलेसेंस किस वजह से हो सकता है? आउट ऑफ डेट किस वजह से हो सकता है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स की वजह से, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउट ऑफ द एसेट्स की वजह से, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्सोलेसेंस। ये ऑल द थ्री जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी की वजह से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, क्या जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो कम होगा या ज्यादा होगा? वो किस वजह से हो सकता है? कॉस्ट ऑफ एसेट की वजह से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। टैक्स रेट की वजह से, एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू की वजह से, डेप्रिसिएबल कॉस्ट की वजह से, कि आपको डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी थी, आपकी एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी। रेसिडुअल वैल्यू याद है ना, स्क्रैप वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी थी, उसकी वजह से भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफर कर सकता है। टैक्स रेट कितनी है, टैक्स रेट ज्यादा होगी तो अमाउंट ज्यादा चार्ज किया जाएगा, उसके हिसाब से भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिफर कर सकता है। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है वो भी डिफर कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द फोर कैन बी द रीजंस और द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 21 देखिए, which of the following gives the correct formula for calculating the original cost of an asset for depreciation। तो पहला ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल टू परचेज प्राइस, क्या ये सही है क्या? दूसरा ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस फ्रेट, क्या ये सही है क्या? तीसरा ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल्स टू परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट में परचेज प्राइस के साथ साथ जो भी कुछ आपने एट द टाइम ऑफ परचेज एक्सपेंडिचर किया वो सब उसमें ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल्स टू परचेज प्राइस प्लस फ्रेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस और एनी एडिशनल अमाउंट स्पेंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट विल बी एडेड टू इट्स कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आउट ऑफ द पॉइंट्स आउट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आउट द नीड फॉर डेप्रिसिएशन। ये जो नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं इनमें से डेप्रिसिएशन की नीड कौन बताता है? सबसे पहला मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, दूसरा कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, तीसरा आता है ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, देन आता है आपका कंप्लायंस विद द लॉज। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना लीगल है पूरी तरह से, एक सही फाइनेंशियल पोजीशन करना ये भी हमारा एक पर्पज रहता है, ये कंसिडरेशन ऑफ टैक्स वो एक पर्पज रहता है, मैचिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एंड द रेवेन्यू वो भी एक रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी,
दैट इज ऑल द फोर आर द नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट जो आपकी बुक में दे रखा है वहां पे भी कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन और नीड फॉर डेप्रिसिएशन, वो सभी पॉइंट्स आपको उसमें भी गिवन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज ऑन करंट एसेट्स। ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन होता है, और जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज उस पर डिप्लीशन होता है, लेकिन करंट एसेट पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं एक बार। इन केस ऑफ परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट इंक्लूड्स इनिशियल रिपेयर। तो आपने एक सेकेंड हैंड मशीन अगर परचेज की है और उसमें इनिशियल इमीडिएट रिपेयर अगर आपने करवाया है, तो क्या वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो पाएगा? कॉस्ट टू पुट द एसेट इन वर्केबल कंडीशन उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। क्या ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है? द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट आपने कुछ भी एडिशनल अमाउंट स्पेंड किया तो वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं अमाउंट ऑफ ₹5,000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, तो इसकी जनरल एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड एंड अमाउंट स्पेंड फॉर इट्स इमीडिएट रिपेयर ₹5,000, अब जनरल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यानी कि जो एट द टाइम ऑफ परचेज हमने वो रिपेयर करवाया वो तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वैसे रिपेयर की एंट्री होती है आपके रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर किया वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, तो स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन डिप्लीशन and depreciation is that the former is concerned with the exhaustion of economic resources but the later relates to the usage of an asset। तो obviously मैंने आपको बताया ही था कि depreciation word तो किसके लिए यूज होता है? depreciation word यूज करते हैं हम किसके लिए? फिक्स एसेट के लिए। और डिप्लीशन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? डिप्लीशन वर्ड हम यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो ये जो दे रखा है स्टेटमेंट ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ट्रू ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ट्रू हुआ है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। क्या डेप्रिसिएशन से रिप्लेसमेंट के लिए फंड मिल पाते हैं? तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, आपको ध्यान है डेप्रेशन रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं, विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड विद ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट भी कहा जाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट। तो इसका पर्पस क्या रहता है और ये कितने साल तक मेंटेन किया जाएगा? भाई जब तक एसेट यूज आ रहा है तब तक इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट ट्रांसफर करते जाएंगे, एवरी ईयर का जो डेप्रिसिएशन वो इसमें ट्रांसफर होता जाता है। तो जिस दिन वो एसेट आउट ऑफ यूज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो क्या होगा, उस डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट में जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ है उस अमाउंट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी और न्यू एसेट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डैश इज द एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू और द सेल वैल्यू ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ही सेल वैल्यू होता है ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। भाई किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद में जो उसको सेल करके हमें अमाउंट रिसीव होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट जिस वैल्यू में आप उसको सेल करते हैं उसे उसकी स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू, भाई किसी एसेट की जो डेप्रिसिएबल कॉस्ट है वो कितनी होगी? तो जो कॉस्ट है जितने में उसको खरीदा था उसमें से उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि जो स्क्रैप वैल्यू है वो लेस करने के बाद में जो अमाउंट बचता है उसको हम डेप्रिसिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और उस डेप्रिसिएबल कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं यूजफुल लाइफ से तो हमारे पास में आ जाता है एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डेप्रिसिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू और द स्क्रैप वैल्यू और द रेसिडुअल वैल्यू। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें प्लस बोल दिया इसने, जबकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू या नेट रेसिडुअल वैल्यू को हम प्लस नहीं करते, माइनस करते हैं, राइट। देन ये यहाँ तक अगर कोई एक क्वेश्चन में 18 और देख लेते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज हायर देन द बुक वैल्यू, व्हेन द मार्केट वैल्यू, चलिए इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये टाइम आउट हो रहा है।